हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज की इस फिजिक्स की क्लास रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर था, इस चैप्टर को ऑलरेडी हम वन शॉट मैराथन क्लास, जिसमें 1 आवर में हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फार्मूला, प्रिंसिपल, सब कुछ हमने देख लिए थे। ठीक है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट वन शॉट मैराथन क्लास को कवर नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप उस क्लास को करिए, देन ये रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्लास को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। हम 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि जो वन शॉट मैराथन कॉन्सेप्ट क्लास थी उसको कवर करना है, देन इस प्रैक्टिस क्लास को करेंगे तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम फार्मूला शीट के द्वारा जो हमारा यहाँ पे रिवीजन करना। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फोर्स का, जो मूविंग चार्ज के लिए क्या मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा था यार कि अगर मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी इस डायरेक्शन में है और कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, वो हमारा वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मान लो मूव हो रहा है, तो जो थीटा जो ये होता है ना, साइन थीटा, ये क्या होता है भाई, थीटा क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और जो यहाँ पर वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल वी है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो होता यह है दोस्तों, जो हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो जनरेट प्रोड्यूस होती है, उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर कार्य करता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें हम राइट हैंड की जो फिंगर्स होती है उनको यहाँ पर वी वेलोसिटी के तरफ यहाँ पर पॉइंट करेंगे, फिर हम उसको इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे किस तरफ, इस बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके तरफ। ठीक है, फिर कर्ल करते ही जब हमारा जो अंगूठा होता है या थंब होता है वो जिस तरफ पॉइंट करता है वो डायरेक्शन होती है क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरफ हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स F जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड B पर, और ये परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी V पर। ठीक है, दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो भाई हमारा नेगेटिव चार्ज होता, फिर डायरेक्शन क्या होती, तो दोस्तों जैसे मान लो हमारा ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और v जो हमारा वेक्टर है ये वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हमारे पास में ये नेगेटिव चार्ज होता तब हम यहाँ पर इस फिंगर्स को यहाँ पर पॉइंट करते किधर, इस v वेलोसिटी की तरफ, फिर इन फिंगर्स को कर्ल करते हम, और कर्ल करते किस तरफ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर हमारा जो थंब अंगूठा जिस तरफ यहाँ पर पॉइंट करता वो डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होती थी ऊपर के साइड में। जहाँ पर ऊपर की साइड मतलब ये है कि जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती थी, लेकिन नेगेटिव चार्ज में इस थंब के अपोजिट जो डायरेक्शन है, यानी कि इधर इसके अपोजिट में, थंब के अपोजिट में, ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो थंब के डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन जो हम के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मूविंग चार्ज के लिए, तो वो होता है यहाँ पर F वेक्टर बराबरी से Q हमारा चार्ज, यहाँ पर V वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब हम इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो होता है Q इंटू में VB साइन थीटा। ठीक है, Q VB साइन थीटा होता है, जिसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं F इजिकल टू Q BB साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। ठीक है, फोर्स की देख लिया। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है। तो दोस्तों मान लो कोई हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस प्रकार से कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I यहाँ पर हमारी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो यहाँ पर कोई मान लो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता था F वेक्टर बराबरी से I इंटू में L वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता था। जब हम इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F इजिकल टू IBL, ठीक है, IBL यहाँ पर हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसमें थीटा क्या होता था, थीटा दोस्तों यहाँ पर जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो B है, ठीक है, इन B यानी कि मैग्नेटिक
फील्ड, इनके बीच का एंगल होता था थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो भाई मेरा करंट जो कंडक्टर है वो भी मान लो इसके पैरेलल में है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऐसे में तो इनके बीच का एंगल थीटा जो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, अगर इसी डायरेक्शन में है, अगर करंट फ्लोइंग हो रहा है, और इसके अपोजिट में अगर फ्लो हो रहा है फिर तो ये थीटा इजिकल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 और साइन 180 दोनों के लिए हमारा क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ऐसे में यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो भाई परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसा मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, मान लो जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो ये इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक जो जैसे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इसके परपेंडिकुलर में है, तो ऐसे में इनका थीटा कितना है, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स जो बनेगा IBL साइन 90, तो ये कितना, साइन 90 1 देता है, तो F यहाँ पर हमें मिलेगा मैक्सिमम IBL, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बायोट सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था भाई, क्या होता था, तो दोस्तों ये होता था B इजिकल टू म्यू नॉट इंटू में I अपॉन में 2πr, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कुल मिला के जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता था, तो इसमें इसके लिए अगर मान लो इसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर लूप है, R डिस्टेंस, जैसे R इसकी रेडियस है सर्कुलर लूप की, और इसमें मान लो इस करंट जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर है इसमें मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में इसके लिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कितनी होंगी, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान लो इसमें, अगर मान लो हम यहाँ पर इसके स्मॉल लेंथ अगर dl ले लेते हैं, तो इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होंगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, वो कितनी होंगी, तो दोस्तों वो होती है dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π IDL अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, और ये है क्या, R कैप है, ठीक है। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, तो हमने यहाँ पे देखा था भाई कुछ सर्कुलर करंट लूप है हमारे पास में, और इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से जो पॉइंट इसके सेंटर के एक्सिस पर जो पॉइंट मान लो कोई P है, तो यहाँ पर मुझे अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आ जाए तो वो क्या होती थी, तो हमने देखा था भाई कि यहाँ पर हमने कोई DL लेंथ ली, और इसके यहाँ पर इस 2 पॉइंट पर DL लेंथ ली, और यहाँ से इसकी रेडियस मान लो भाई परपेंडिकुलर में R थी, ठीक है, रेडियस तो कहीं पे भी R ही होंगी, ठीक है, और इस सेंटर O से लेके इस P तक की दूरी मान लो हमने मानी थी कि A है, तो ऐसे में पाइथागोरस प्रमेय से भाई ये डिस्टेंस A है, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऐसे में पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम होती है वहाँ से इसका जो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर भाई देखा था कि मान लो ये हमारा कोई dB, यहाँ पे क्या है, dB हमारी यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हमने यहाँ पर उसको 2 वेक्टर में बांटा था, dB साइन अल्फा और dB कॉज अल्फा में, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा कोण बनता है, क्योंकि ये वाला कोण भी अल्फा था, ठीक है, और ये दोनों कोण अल्फा थे, तो यहाँ पर जो इसके dB वेक्टर निकलते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर क्या होता था, ये वाला कोण अल्फा हो जाएगा और ये वाला कोण भी अल्फा, तो ऐसे में ये वाला हमारा क्या है, dB कॉज अल्फा है, ठीक है, अल्फा वाला जो एंगल वाला होता है वो कॉज अल्फा हुआ, ठीक है। तो ऐसे में ये कॉज अल्फा और ये वाला कॉज अल्फा परपेंडिकुलर होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो dB साइन अल्फा, ठीक है, ये आपस में यहाँ पर सम हो जाता है, ठीक है, इनका इंटीग्रेट कर देते हैं हम dB साइन अल्फा के। तो इसके लिए क्या होता है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकली थी हमने इसको सब डिटेल में कवर किया है, ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला बस रिवाइज कर रहे हैं। तो B इजिकल टू ये क्या निकल के आया था, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन में 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, वहाँ पर A स्क्वायर आया था अपना, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये एक्स क्या है भाई, सेंटर O से लेके पॉइंट P तक की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है ये। और अगर सेंटर की बात करें, अगर ये सेंटर पे निकालने के लिए आ जाए कि भाई ये करंट सर्कुलर जो लूप है इसके सेंटर O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फिर दोस्तों जो O से P तक की डिस्टेंस थी ना, एक्स जो थी वो 0 लेना पड़ेगा, तब तो ये सेंटर पे यहाँ पे निकाल पाएंगे हम। तो जैसे ये x इजिकल टू 0 होगा, तो ऐसे में यहाँ पर B इजिकल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर में क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, तो इसकी होल पावर 3/2, तो यहाँ पर इस 2 से 2 कट गया, तो नीचे में R क्यूब ऊपर में R स्क्वायर, नीचे में R क्यूब है ऊपर में R स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा 2R, ठीक है, तो बचेगा केवल नीचे में 1R। तो ऐसे में क्या बनेगा, B इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है, ये जो करंट सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी B, वो क्या निकल के आएंगी, म्यू नॉट I अपॉन में 2R, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं,
यहाँ पर जल्दी जल्दी हम रिवीजन करते हैं, फिर हमको प्रैक्टिस भी करना है। फोर्स बिटवीन जो टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, जैसे मान लो ये हमारे पास में दो यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग जो वायर है, तो इसमें मान लो भाई पहले वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर इसके सराउंडिंग में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होंगी उसको B1 नाम दे दिया हमने। इसके कारण जो I2 के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी वो B2 हो जाएंगी। तो इसके लिए बीच में यहाँ पर जो फोर्स कार्य करेंगे ना इस I1 के कारण I2 वायर पर, ठीक है, I2 वाले वायर पर, तो उसको हम नाम दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर कोई F2 फोर्स कार्य कर रहा है इस सेकेंड वाले वायर पर। तो दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो फोर्स निकाला था वो क्या निकला था, F इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, ठीक है। ये D क्या है, ये दोनों जो करंट कैरिंग वायर है ना इनके बीच की लेंथ को D बोला है, ठीक है, क्लियर है। और L इनकी लेंथ है, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होता है, तो हमने इसको लेंथ को इधर इसके अपॉन में ला लिया, किसके, फोर्स के। तो म्यू नॉट अपॉन में I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ में, क्लियर है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर मान लो हमारा जो दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, F1 F2 जो होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे। और अगर मान लो भाई अगर ये करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पहले वायर में भाई इस तरफ में जा रहा है ऊपर के साइड में, दूसरे वायर में मान लो नीचे की तरफ में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में इनमें जो F1 F2 जो फोर्स होंगे वो रिपल्सिव नेचर के होंगे, क्लियर है। अगला फार्मूला देखो, जो टॉर्क होता था ना करंट कैरिंग लूप में, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होता था, तो वो होता था टॉ इजिकल टू एम वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस टॉर्क का, तो वो कितना हो जाता था, टॉर्क इजिकल टू एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा आया है वो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर है, ठीक है। कैसे भाई, टॉर्क इजिकल टू एन आई ए और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। एम क्या है, एम जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो एम इजिकल टू होता है एन आई ए, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे एन बोला है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द एम और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक। तो ये सब फार्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ती है। और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, तो वो कितनी यहाँ पे रेडियस निकली थी, इसकी रेडियस जो निकली थी R इजिकल टू एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है। और जो टाइम पीरियड निकला था वो कितना आया था, टाइम पीरियड क्या होता था भाई, टाइम पीरियड होता था पैरामीटर 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी से हम डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर जो रेडियस निकली थी हमारी एम वी अपॉन क्यू बी, इसको पुट कर देते थे 2 पाई इंटू में क्या हम पुट करेंगे एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है, अपॉन में वी। तो v से v कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पर इसका क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल जाएगी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के लिए, वो निकलेंगी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो हमारा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी था वो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे की। एम्पियर से सर्किटल लॉ हमने देखा था, वो क्या होता था, तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी लाइन इंटीग्रल डीएल के लिए, तो वो कितना होता था, म्यू नॉट टाइम्स होती थी जो उसमें करंट जो क्लोज्ड लूप होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स होती थी, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकला था, लाइन इंटीग्रल बी इंटू में डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। आई इनक्लोज क्या है, वो करंट जो सर्कुलर लूप है उसमें जो नेट करंट फ्लो हो रहा है ना उसको हम यहाँ पे आई इनक्लोज बोल रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, सोलेनाइड जो हमने देखा था दोस्तों इस प्रकार से जो सोलेनाइड बना था, तो इसमें जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो होती है वो होती थी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती है, तो म्यू नॉट एन आई यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट एन आई यहाँ पर सोलेनाइड की हो गई। और एन क्या है भाई, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड में कितनी होती थी भाई, टोरॉइड हमने देखा था कि भाई एक सर्कुलर जो हमारा लूप है उसमें हम यहाँ पर इस प्रकार से करंट कैरिंग ये जो कंडक्टर है हमारे पास में सर्कुलर,
तो इस प्रकार से टोरॉइड का निर्माण होता था। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी इसके इनसाइड में वो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर निकलती थी। ठीक है, 2 पाई आर का ऐसे आया भाई, क्योंकि ये देखो हमारा एक सर्कुलर है और इसकी पैरामीटर होती थी 2 पाई आर। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर निकल जाएंगी। ठीक है, और ये वैलिड होती है ओनली इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है किसके, ठीक है, एम्पियर्स जो होता था हमारा एम्पियर्स लॉ हमने देखा था। ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसके ये क्या है, ये इसके एप्लीकेशंस है टोरॉइड एंड सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप में कितना होता था। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल होता है दोस्तों एम वेक्टर इजिकल टू आई इंटू में ए वेक्टर। ठीक है, ए क्या है, ये एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया के जगह हम ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एम इजिकल टू यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये आई इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल की जो यहाँ पर डायरेक्शन निकालते थे हम दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती थी एम वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये दोस्तों हमने देखा था कि ये यहाँ पर जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता था। ठीक है, तो इसमें हम डिफ्लेक्शन देखते थे, थीटा कितना होता था। ठीक है, कितने एंगल का यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसके लिए जो टॉर्क होता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो वो एन आई बी ए जो है यहाँ पर क्या होता था, टार्क ये वाला जो है हमारा, ये है टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये टॉर्क है, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा इसका एक, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क ये स्प्रिंग के कारण, रिस्टोरिंग जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है जिसके कारण इसमें एक टॉर्क और होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये आपस में बराबर होते थे इसमें बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें दो तरह के यहाँ पे टॉर्क लगते हैं। कौन कौन सा, एक होता है टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क, और दूसरा जो टॉर्क यहाँ पर लगेगा वो होता था क्या, इस जो हमारा स्प्रिंग होती थी उसके कारण यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता था। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो जो टॉर्क मैग्नेटिक होता था वो क्या होता था, एन आई बी ए, और जो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क होता था वो के थीटा होता था। के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो ऐसे में यहाँ से थीटा बराबरी से क्या देखने को मिलता है, एन आई बी ए अपॉन में क्या हो जाता था, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लगाया जाता है एन आई बी ए अपॉन में के। फिर करंट डेंसिटी क्या है भाई, करंट डेंसिटी इसमें जो होती थी एस आई इजिकल टू, यानी कि आई क्या है, करंट है, और सेंसिटिविटी के लिए यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी हमारी एस आई इजिकल टू थीटा बाई आई से निकालते थे। थीटा हमारा यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, थीटा बराबरी से एन आई बी ए अपॉन में के आई हो जाएगा, और आई से आई कटने के बाद में एन बी ए अपॉन में के बचेगा। ठीक है, तो ये होता था यहाँ पर इसकी करंट सेंसिटिविटी, एन बी ए अपॉन में के। दूसरी चीज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी दोस्तों एस वी से हम निकालेंगे। यहाँ पर थीटा बाई वी होता है, ये निकलता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये क्या हो जाती है, एन ए बी अपॉन में के आर। ठीक है, तो ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सब फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं, बार बार नोट करने हैं अलग से इसको, और याद करने हैं। कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर में जो हमने कन्वर्जन देखा था कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो उसके लिए हम इसमें एक लो रेजिस्टेंस का शंट इसके पैरेलल में यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसमें ये गैल्वेनोमीटर का मान लो रेजिस्टेंस आर जी है, तो इसके पैरेलल में हम यहाँ पर एक शंट लगा देंगे। ठीक है, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता था आर एस। तो ये यहाँ पर अगर हमको इसको अमीटर बनाना था तो इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लो रेजिस्टेंस का एक शंट। ठीक है, तो फिर इसका यहाँ पर ये जो एस होता है, एस इजिकल टू ये कितना निकलता है, आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है शंट के लिए। ठीक है, और दूसरा वोल्टमीटर अगर बनाना है दोस्तों गैल्वेनोमीटर को, तो जैसे हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, इसका मान लो कोई रेजिस्टेंस है आर जी, तो इसके सीरीज में, ठीक है, हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो वो यहाँ पर वोल्टमीटर का कार्य करता है। आर इजिकल टू इसका फार्मूला होता है वी अपॉन में आई जी माइनस का आर जी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दोस्तों। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमने लॉरेंज फोर्स देखा था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए जो लॉरेंज फोर्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों होता है। जैसे एफ इजिकल टू क्या बनता है, ये क्यू इंटू ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी इंटू में
बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन बनती है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ठीक है। तो डब्ल्यू इजिकल टू यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, जैसे कि ये तो हमने निकाली थी भाई फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की, एफ इजिकल टू क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम होती है, लेकिन साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा इजिकल टू ये निकलती है क्यू बी अपॉन में एम, ठीक है। फिर वर्क डन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, तो दोस्तों इसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जाता है, ये केवल यहाँ पर इसके क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ना वी, इसकी डायरेक्शंस को सिर्फ ये चेंज कर सकता है, इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, जिसके कारण इसमें कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के इजिकल टू 1/2 mv²। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से डज नॉट चेंज स्पीड, ओनली डायरेक्शन को ये चेंज कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होती है, तो दोस्तों पिच ऑफ द हेलिकल पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड एन एंगल यहाँ पर जो देखा जाता है, तो वो पिच इसकी निकाली जाती है किससे, वी कॉस थीटा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका पिच ऑफ द हेलिकल पाथ के लिए, वी कॉस थीटा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल वायर के लिए यहाँ पर क्या होता है, तो फुल सर्कल के लिए तो हमने देखा था कि v इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है, तो सेमी सर्कल के लिए भाई इसका और हाफ कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, इसका जब हाफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r बन जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4r सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने आर्क ऑफ द वायर के लिए निकालना है, तो ये बी इजिकल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर हो जाता है, थीटा हमारा यहाँ पे रेडियंस में एंगल होता है, ठीक है। करंट लुक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, तो इसे हम राइट हैंड कर्ल रूल से जो हमारा होता था, फिंगर्स को यहाँ पर कर्ल करते हैं, और जो हमारा यहाँ पर थंब जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस को बताता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका जो रिलेशन होता है करंट के साथ में, वो हमने पिछले चैप्टर में भी देख लिया था कि आई इजिकल टू एन ए वी डी क्यू होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है एन पर यूनिट वॉल्यूम में। ए क्या है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल का एरिया होता है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्यू चार्ज ऑफ द ईच कैरियर होता है, ठीक है। तो ये तो हम पिछले क्लास में भी देख चुके थे। एम्पियर्स लॉ फॉर द डिफरेंट ज्योमेट्रिक्स में क्या होती है, जैसे इनसाइड ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टर रेडियस के लिए, मान लो भाई एम्पियर्स लॉ हमने यहाँ पर निकालना है, तो इनसाइड जैसे कोई कंडक्टर है, अब इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो मान लो भाई इसी पॉइंट इसके अंदर ही पी पॉइंट पर मान लो ये इस डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो यहाँ पर हमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पर, तो ये आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब रेडियस से इस जो है छोटा होगा, तो इसके लिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, उसके अपॉन में जो इसका यहाँ पर पूरी पैरामीटर होती है 2 पाई आर, ये होती है क्या, इनसाइड के इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आउटसाइड कंडक्टर मतलब जब आर ग्रेटर देन आर होता है, मतलब कैपिटल आर से बड़ा होता है इसकी रेडियस, यानी कि ये जो मान लो सेंटर ओ से मान लो इसकी रेडियस तो भाई हमारे पास में कैपिटल आर थी, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से लेके इस पॉइंट पी की दूरी जो है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर हमारा बड़ा हो जाता है यहाँ पर कैपिटल आर से रेडियस से। तो ऐसे में जो इसके आउटसाइड कंडक्टर के आउटसाइड में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बी इजिकल टू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होती है, ठीक है। और टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉर्क होता है मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो देखा था हमने टॉर्क टॉ इजिकल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। थीटा बराबरी से हमारा यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क कब देता है, जब 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और जीरो कब देगा, जब थीटा इजिकल टू हमारा यहाँ पर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है, तब यहाँ पर मिनिमम टॉर्क होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इजिकल टू माइनस एम इंटू बी वेक्टर जो है इनका माइनस एम बी कॉस थीटा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, जबकि टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा प्लस में, ठीक है। फोर्स ऑन अ मैग्नेटिकल डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स यहाँ पर कितना होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये होता है एफ वेक्टर इजिकल टू डेल एम इंटू बी इनका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है।
कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होती थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क ब्रिंग्स अ बैक नीडल, ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर नो रिस्टोरिंग टॉर्क, जब भी यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं हो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टॉर्क यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, डिफ्लेक्शन फर्दर, ठीक है। और आगे दोस्तों लास्ट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था सोलेनॉइड वर्सेस टोरॉइड का बीच में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कितनी होती थी, म्यू नॉट एन आई, और टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr, ठीक है भाई। ऐसा क्यों कि जो सोलेनॉइड होता था वो तो इस प्रकार का होता था, ठीक है, जिसकी लेंथ एल होती थी। तो लेकिन जो टोरॉइड है ना, टोरॉइड हमारा एक प्रकार के यहाँ पे सर्कुलर पाथ होता है इस प्रकार से। तो इसके कारण इसकी जो सर्कुलर पाथ होता है इसकी पैरामीटर 2πr होती है, तो जिसके कारण इसकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr होती है। क्लियर है। फील्ड यूनिफॉर्मली, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ऐसे में यूनिफॉर्म होता है इसका सोलेनॉइड में भी इनसाइड में, और टोरॉइड में कन्फाइंड विथ इन द कोर, ठीक है। और फील्ड आउटसाइड में क्या होता है, तो भाई सोलेनॉइड के बाहर तो भैया ये वीक और नेग्लिजिबल हो जाती है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन टोरॉइड के बाहर यहाँ पर ये तो जीरो ही होती है, ठीक है। टोरॉइड के अंदर ही यहाँ पर म्यू नॉट एन आई अपन में 2πr इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट फार्मूला सब कुछ रिवीजन कर लिए। अब हम हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर जो टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक ईजी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 11 से लेकर 20 तक हमारे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और 21 से लेके 30 तक जो होंगे थोड़े से एडवांस और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो आप कि बोल रहा है कि भाई चार्ज पार्टिकल है कोई, वो इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो पाथ कैसा होगा। अच्छा, तो भैया हमने देखा था कि भाई जो सर्कल जैसे स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में, सर्कल में, तो भाई इसमें तो जो स्ट्रेट लाइन में तो कोई भी थीटा एंगल हो सकता है, और तो परपेंडिकुलर कैसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो जो हमने देखा था जो सर्कुलर पाथ होता था उसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है, वो v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव हो रहा है, तो जब हम इसके किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर इसके सेंटर से जो देखेंगे ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी, तो वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो तो ये भी इसके सरफेस के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर देखो तब भी ये 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलरली कब होगा, जब उसका सर्कुलर पाथ होगा। कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखो आप, जो मैग्नेटिक फोर्स है बताना है हमें, स्टेशनरी चार्ज के कारण मैग्नेटिक फोर्स बताना है। तो भैया पहली चीज तो स्टेशनरी चार्ज का मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ गया। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज फ्लो में है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके लिए ही होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो। तो ऐसे में भैया जो मैग्नेटिक फोर्स का हमारा इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, Q इंटू वी बी, क्या था, वी बी साइन थीटा था। तो ऐसे में भाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि हमारा चार्ज क्या है, स्टेशनरी चार्ज है, तो वेलोसिटी उसमें कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो ऐसे में जब ये v जीरो हो गया तो ये पूरा यहाँ पर फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जीरो। क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है इसलिए फोर्स भी जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड में बताना है। भाई हमने देखा था जैसे ये लॉन्ग सोलेनाइड है हमारे पास में, इसकी लेंथ है L और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B होती है ना, वो म्यू नॉट एन आई होती है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और I क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, नेट करंट, ठीक है, तो वो होता था यहाँ पर म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी। क्लियर। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कंडक्टर है इसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके बताना है, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल में होती है। तो भैया जो मैग्नेटिक फील्ड तो निकालो इसके लिए, जैसे एक लॉन्ग हमारा स्ट्रेट वायर है जो आई करंट को फ्लो कर रहा है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो एक सर्कुलर लूप है, तो इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी इसके डीएल लेंथ के कारण, ठीक है, इसके लिए मान लो कोई डीएल लेंथ ले लेते हैं, जिसके कारण हमको मान लो इस पे यहाँ पर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। तो वो होती क्या थी, वो होती थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई
आर। तो भैया जो आर का देखना है कि वो कितना होता था, ठीक है, तो वो बी प्रोपोर्शनल होता था किसके, 1/r के, ठीक है। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि भाई पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल में टू द मैग्नेटिक फील्ड के, फिर फोर्स बताओ कितना होगा। तो भैया मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब ये बोल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल क्यू है ये इसके पैरेलल में ही यहाँ पर v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में तो इनके बीच v और b के बीच का एंगल तो थीटा बराबर से 0 डिग्री हो गया भाई पैरेलल में। या तो ये हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल इधर इसके अपोजिट में जा रहा है, फिर भी इसके थीटा बराबर से 180 डिग्री हो जाएंगे v और b के बीच का एंगल, कितना 180 डिग्री। तो भैया जो हमारा यहाँ पर फोर्स होता था वो क्या होता था, ये होता था क्या, q इंटू वी बी साइन थीटा। तो भैया साइन थीटा हमारा कितना 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री हो सकता है। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो यानी कि हमारा पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल में ये मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तब क्या हो जाएगा, इसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट्स करता था। तो हमने देखा था यार कोई भाई क्लोज्ड लूप है, उसमें अगर मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके सर्किटल लॉ से हमें क्या समझ में आता था, जो लाइन इंटीग्रल होता था, मान लो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी b इंटू डी एल वेक्टर, इनका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता था, म्यू नॉट टाइम्स होता था जो इसमें नेट करंट फ्लो होता है उसके, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वायर्स है, ठीक है, करंट कैरिंग 2 वायर्स है जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में 2 वायर्स है, ठीक है, और इसमें सेम डायरेक्शन में ये I1 और I2 2 करंट फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसे में भैया ये जो अगर सेम डायरेक्शन होती थी तो इसके लिए क्या होता था, ये अट्रैक्टिव F1 और F2 फोर्स जो है क्या होते थे, अट्रैक्टिव नेचर के होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, एक नीचे जा रहा है करंट और एक में ऊपर जा रहा है करंट, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये रिपेल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन बोल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होंगी। तो भैया ये हमने देखा था, जैसे हमारा एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर ओ पर हमें यहाँ पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी। तो ये हमने निकाली थी डायरेक्ट, हमको याद भी है कि म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होती है, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होंगी, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, या फिर जो भी कंडक्टर है, तो इसमें जो है यहाँ पर ये एल लेंथ का हमारा है, ठीक, मान लिया, और इसमें आई यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, इनके बीच में एंगल जब थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा। क्यों भाई, फोर्स क्या होता था भाई, फोर्स बराबरी से यहाँ पे होता था आईबीएल साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा 90 होगा, ठीक है, तो साइन 90 देता है 1, जिसके वजह से हमारा एफ इजिकल टू आईबीएल आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स। लेकिन वही अगर ये पैरेलल में हो जाता मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तो ऐसे में थीटा बराबरी से 0 डिग्री हो जाता, तो साइन 0 0 हो जाता और फोर्स भी 0 हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो ये हो जाएगा थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 11 से लेके 20 तक जो हमारे क्वेश्चंस है मीडियम लेवल के होने वाले हैं, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है क्या बोल रहा है कि एक 2 मीटर का लॉन्ग वायर कैरिंग 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होता है परपेंडिकुलरली टू 0.5 टेस्ला, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली है। तो ऐसे में इसमें फोर्स कितना होगा। तो भैया ऐसा है कि ये क्या होता है, फोर्स यहाँ पर जो होता है आईबीएल कितना होता था, साइन थीटा होता था। तो भाई परपेंडिकुलरली है, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री का है। तो ऐसे में जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर आईबीएल साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ऐसे में जो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा आईबीएल। आई क्या दिया है, आई दिया है 5 एम्पियर की, ठीक है भाई, इंटू एफ इजिकल टू हो जाएगा 5 इंटू में बी कितनी दी है भाई, बी दी है 0.5 का टेस्ला, ठीक है, और लेंथ कितनी है 2 मीटर की लेंथ दी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 इंटू 0.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ इसका, तो 5/10 इंटू में 2,
5 दूनी हो जाएगा ये 10, 2 से 2 कटा, बचा कितना, सिर्फ 5 बचा, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स 5 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप क्या बोल रहा है कि एक रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर चार्ज क्यू की कितनी होंगी मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो भैया देखो हमने निकाली थी यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की कितनी होती थी, आर इजिकल टू कितनी होती थी, एम वी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, एम वी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेडियस ऑफ द पाथ कितनी होती थी, एम वी अपॉन में क्यू बी। टाइम पीरियड रिवोल्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड में कितना निकाला था हमने, टी इजिकल टू, ये कैसे निकालते थे भाई, 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी से डिवाइड किया, तो टी इजिकल टू आर हमने अभी निकाला था एम वी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन वी इंटू में आर की वैल्यू पुट करो, एम वी अपॉन में क्यू बी, वी से एक वी कट गया, टी बराबर इससे क्या आया, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड होता है इसका रिवोल्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर पे फ्रॉम अ वायर कैरिंग 20 एम्पियर का करंट। फिर बताओ इसके लिए यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का हमने फार्मूला लगाया। तो अब देखो B इजिकल टू म्यू नॉट कितना होता है, 4 इंटू में 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया है, करंट दिया है आई दिया है हमारे पास में 20 एम्पियर से। ठीक है, इंटू में 20 हो जाएगा, 2 पाई हमने जैसे कि वैसे लिखा, ये हमारा क्या है 4 पाई है ना, और इंटू में 10⁻⁻⁷ है। ठीक है, तो 2 पाई इंटू रेडियस कितनी दी है 0.1 मीटर की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 पाई से 4 पाई को कटा, 2 बार कटा। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू में 20 है, अपॉन में क्या है 0.1 बचा है, तो 0.1 को हमने पॉइंट हटाया तो कितना 1/10 हो जाएगा, और ये 10 ऊपर जाके इस 20 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू में 20 इंटू 10 करके ये 200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 200 को क्या लिख सकते हैं, देखो पहली चीज तो 2 इंटू 10⁻⁷, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 200 को 2 इंटू में 10 की पावर 2 लिख देंगे, प्लस का 2 है इसकी पावर में है ना, इधर क्या है 10⁻⁻7 है, तो -7 प्लस 2 कितना -5 दे देगा, और ये 2 और 2 मल्टीप्लीकेशन होकर 4 दे देगा। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁷ और प्लस 2 माइनस का 5। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, ये क्या बोल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स इसके करंट लूप पर कितना होगा। तो भैया क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ऐसे में मान लो भाई कोई करंट लूप, यहाँ पर इसके लूप पर मेरे को बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स बताना है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसमें जो F1 मान लो कोई फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा है इसके, और इस सिरे पर मान लो भाई कोई F2 फोर्स कार्य कर रहा है, तो इसमें ये क्या होता है F1 और जो F2 होते हैं ना, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये दूसरी डायरेक्शन में लगता है, तो ऐसे में जो इसका F1 जो होता है वो F1 बराबरी से F2 होता है, जिसमें लेकिन ये अपोजिट फोर्स होता है। कैसे, F2 बराबरी से जो होता है वो -F1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो नेट फोर्स आता है ना F नेट इजिकल टू F1 प्लस F2, जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो निकलता है F1 माइनस का F1, तो F1 माइनस F1, तो ये हो जाता है पूरा नेट फोर्स 0। क्लियर, तो इसमें जो फोर्स होता है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 होता है, बट इसमें टॉर्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें टॉर्क तो होता है, लेकिन फोर्स क्या, नेट फोर्स क्या होता है, वो होता है 0। ठीक, अब इसमें जो टॉर्क होता है उसके कारण ये रोटेशन करने लगता है, ये हमारा जो भी होता है पार्टिकल वो क्या करता है, रोटेशन में आ जाता है। किसके कारण, टॉर्क के कारण। ठीक है, तो वो अपनी जगह पर भी क्या करता है, यहीं पर रोटेट होने लगता है। ठीक है, मूव नहीं करता है, बस रोटेट करता है अपनी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी सर्कुलर लूप के लिए वो क्या होती है। जो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इजिकल टू होता है I इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, πr² ले सकते हैं, अगर मान लो सर्कुलर लूप है तब। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है M इजिकल टू I इंटू πr²। ठीक है,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि मान लो वर्क डन बताओ मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज है तो भैया मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि वो वेलोसिटी में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करता है। सिर्फ ये चार्ज पार्टिकल क्यू की मान लो वेलोसिटी वी है तो इसको तो कोई भी यहाँ पर इसमें प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बस इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी उसकी जो की त्यों बनी रहेंगी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है वर्क डन इसमें जीरो होता है। क्लियर, वर्क डन जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट होती है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो होती है ना ये होती है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अगर मान लो भाई 0.1 kg का कोई चार्ज है वो 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर जो है ना इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, वो इंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली 1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसकी रेडियस ऑफ द पाथ बताना है। अगर चार्ज ऑफ द कूलाम यहाँ जो है 1 कूलाम का है चार्ज, तो देखो यहाँ पर जो हमें रेडियस ऑफ द पाथ निकालना है तो रेडियस क्या हो जाती है, तो आर इजिकल टू जो रेडियस होती है वो mv/में क्यूबी होता है, ठीक है, ये हमने फार्मूला देखा है कई बार, आर इजिकल टू mv/में क्यूबी। अब यहाँ पे देखो m हमारा जो है यहाँ पे मास 0.1 kg का है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करो, r इजिकल टू 0.1 kg इंटू में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी है, और जो q चार्ज दिया है वो 1 कूलाम का दिया है, और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b है वो 1 टेस्ला है, ठीक है, तो 0.1 इंटू में 10/में 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो r इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मीटर इसकी रेडियस हो जाएंगी। क्लियर है 1 मीटर कैसे आया। 19 क्वेश्चन देखो, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन जैसे अमीटर में करते हैं तो वो कैसे होता है, तो भैया अगर मान लो ये मेरे पास में एक गैल्वेनोमीटर है और इसका कोई रेजिस्टेंस Rg है, तो इसको मेरे को अमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का शंट मेरे को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मान लो Rs है। तो ये कैसे बना जाता है, अमीटर को इस प्रकार से लो रेजिस्टेंस के इसमें शंट लगाया जाता है, तो जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर अमीटर में चेंज हो जाता है। क्लियर है, तो पैरेलल शंट यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो भाई वोल्टमीटर बनाना रहता फिर इस गैल्वेनोमीटर में हम इसके सीरीज में यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, तो उससे ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई क्या बोल रहा है कि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, रेडियस अगर r है एंगल थीटा है, फिर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होती है b इजिकल टू कितनी होती है μ0I θ/में 4π और कैपिटल R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भाई दो पैरेलल वायर्स है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर उन दोनों वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में बताना है। तो भैया देखो दो हमारे पास में ये वायर है, एक में I1 जो है ऊपर की तरफ मान लो हमारा, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पर फ्लो हो रहा है करंट, पहले में 5 एम्पियर दूसरे में 3 एम्पियर, इनके बीच की डिस्टेंस d बराबर से कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है। सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए 10/100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा फार्मूला लगाओ भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्या होता था, दो पैरेलल वायर्स के लिए μ0I1I2 2πd होता है, ठीक है। अब μ0 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7, I1 कितना 5 और I2 कितना है 3 एम्पियर का, ठीक है, 2 पाई इंटू में डिस्टेंस बीच की कितनी है 0.1 मीटर की, ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लो इसका क्या होता है। 2 पाई से हमने 4 पाई कटा, 2 बार कटा, 2 पंचे 10, 10 तेरी 30, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारा 30 इंटू में 10⁻⁷, और ये 0.1 है ना, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 से 10 ऊपर जाके इस 30 के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये कितना बनाएगा हमारा 1/10, ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन करेगा 300 इंटू में 10⁻⁷। अब इस 300 इंटू में 10⁻⁷ को मैं क्या 3 इंटू 10⁻² और 10⁻⁷ लिख सकता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा रिपल्सिव होगा क्या अट्रैक्टिव, भाई अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, मैग्नेटिक टॉर्क बताना है रेक्टेंगुलर लूप में, यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप पे
मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो भैया ये मैग्नेटिक टॉर्क इजिकल टू ये होता था कितना, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा टॉर्क के लिए, एन आई ए बी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो भाई, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ रेडियस है जिसमें 0.2 मीटर की, और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, 0.5 टेस्ला दी है, कुलाम दिया है यहाँ पर, मतलब चार्ज दिया है 2 कुलाम का, और वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड की। तो भैया रेडियस दिया है तो हमें मास निकालना है, तो ये तो हमारा रेडियस का फार्मूला है, क्या होता था, आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी होता था। मास निकालना तो मास इजिकल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, मास इजिकल टू बन जाएगा क्यू बी इंटू में आर अपॉन में कितना, वेलोसिटी। ठीक है, तो भैया मास निकालो। ठीक है, क्या होता था मास का फार्मूला, हमने क्या निकाला अभी, क्यू बी इंटू में आर अपॉन में वी, वैल्यू पुट करो, चार्ज दिया है 2 कुलाम का, ठीक है, बी दिया है 0.5 टेस्ला, और आर रेडियस कितनी है 0.2 मीटर की। ठीक है, अपॉन में वेलोसिटी दी है 4, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस 2 दूनी 4 से ये कटा। ठीक है, अब देखो 0.5 और 0.2 अपॉन में आ है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/10 लिख देंगे पॉइंट हटा के, 2/10 लिख देंगे पॉइंट हटा के, और अपॉन में पहले से एक 2 था। ठीक है, अब इस 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10 कटा, ये कितना बन गया, 1/20 बन गया। 1/20 कितना हो जाएगा, 0.05 kg। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 0.05 kg। क्लियर, कुछ नहीं, आपको बस आर इजिकल टू जो रेडियस का फार्मूला है एम वी बाई क्यू बी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, करंट लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल में, तो उसके लिए फॉल्स क्या होता है, करंट लूप के लिए यहाँ पर अगर मान लो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फॉल्स क्या होगा भाई, डाइपोल जो मोमेंट जो होता है एम इजिकल टू आई ए होता है, ये तो भाई करेक्ट है। एक्सपीरियंस करता है टॉर्क का, हाँ भाई ये तो सही है। ऑलवेज एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, तो भैया ऐसा नहीं है, नेट फोर्स इसका 0 होता है। ठीक है, तो कभी 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉल्स होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊपर के 2 तो ए और बी तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में, कंजर्व्ड कौन रहता है भाई, कंजर्व्ड रहता है हमारा क्या, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है ना, कांस्टेंट होती है 1/2 mv², क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये होती है कांस्टेंट। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या बोल रहा है कि भाई जो साइक्लोट्रॉन है वो वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पर, तो इसका प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल जो फील्ड्स जो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साइक्लोट्रॉन के लिए, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड्स परपेंडिकुलर इनके। अब जो सोलेनॉइड है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में, मान लो इसमें 1000 टन्स है, ठीक है, टन्स पर मीटर, एंड कैरीज 2 एम्पियर का ये करंट कैरी करता है, तो इनसाइड सोलेनॉइड में इसके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी होगी। तो भैया सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई बनती थी, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टन्स दिया 1000 पर यूनिट मीटर में, और करंट कितना दिया है 2 एम्पियर का। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये, देखो 4 पाई को 22/7 लिख लो, इंटू में 10⁻⁻7, और ये जो 2 है ना, इसका यहाँ पर इस 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसको 8 कर देते हैं, और ये 10⁻⁻7 और ये 1000 है, तो इसको क्या मैं 10 की घात 3 लिख दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 8 × 22 है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अरे 17 होगा, तो 176/7 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻7 और +3 कितना 10⁻⁻4 दे देगा। अब इस 176 को हमको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना है 176 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 आ चुका है अपना। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बचा तो 36, 7 5 35 पॉइंट, और 1 बचा तो 7 एकम 7 इंटू में 10⁻⁻4 है। अब इस पॉइंट को इधर लाना है, तो 2.51 हो जाएगा, और ये इसका एक माइनस कम हो जाएगा, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो 2.51 इंटू 10⁻³ ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर निकल जाएगा टेस्ला में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बी इजिकल टू म्यू नॉट एन आई फार्मूला चाहिए सोलेनाइड में क्या जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम का। ठीक है, जो रीड्स कर सकता है फुल स्केल में 10 यहाँ पे MA। ठीक है, और कन्वर्ट करना है इसको 2 एम्पियर के अमीटर में। तो भैया अमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, है ना, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए हमें क्या होता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो कोई RG है, तो इसके क्या होता है, इसके पैरेलल में हमें यहाँ पर एक संट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए संट भी। ठीक है, ऐसे में S बराबर इसे कितना निकलेगा, I - IG अपॉन में IG, और इसके इनटू में है RG।
तो कितना होता है ये, देखो इसको कैलकुलेट कर लो भाई। क्या होता है, S इजिकल टू आई माइनस आई जी अपॉन में आई जी जो है इंटू में आर जी है, तो वैल्यू पुट करो। आई क्या है हमारे पास में 2 एम्पियर की दी है, ठीक है। 2 माइनस, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 10 मिली एम्पियर का, तो यहाँ पर इसको एम्पियर में बदलने के लिए हम 10 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 0.01, ठीक है। क्योंकि 10 मिली एम्पियर को हमने को एम्पियर बनाना है, तो 10 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये कितना 0.01 एम्पियर दे देगा। अपॉन में यहाँ पर हमें आई जी फिर 0.01 रखना पड़ेगा, और आर जी कितना दिया है, आर जी दिया है हमको 100 ओम का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, कितना दिया है हमें, इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 0.01 अपॉन में 0.01 इंटू में कितना 100, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस इसको अपन 1 अपॉन में 100 कर सकते हैं, नीचे भी 1 अपॉन 100 इंटू में 100, ये वाला 100 इस 100 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर ये देखो यहाँ पर एलसीएम लिया अपन 100 और 200 माइनस में 1 हो जाएगा इंटू में 10, ये जैसे 100 इंटू 100, ठीक है, ये वाला नीचे का 100 जाके इस 100 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। तो 200 माइनस 1 कितना, 199/100 से हमारा 100 कट जाएगा, बचेगा केवल मल्टीप्लिकेशन में 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 19,900 ओम का। क्लियर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बस आपको फार्मूला मेमोराइज करना है, याद करना है, और इसमें वैल्यू पुट के बस कैलकुलेशन ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर इसमें दी है 0.5 मीटर की, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, और एंगल दिया है थीटा हमें 30 डिग्री का, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला दिया है, तो फोर्स निकालो भाई। तो भैया लेंथ ऑफ द वायर दी है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए IBL साइन थीटा लगाना पड़ेगा। IBL साइन थीटा, थीटा दिया है भाई हमें कितना 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री दिया है, तो वैल्यू पुट करो। I इजिकल टू ये F इजिकल टू आई कितनी दी है यार, आई दी है हमको 10 एम्पियर है ना, 10 इंटू एल लेंथ कितनी है 0.5 मीटर में, ठीक है। और जो क्या B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना दिया है 0.2 टेस्ला का, ठीक है, इंटू में साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 थे, इसको कैलकुलेट कर लो बस। 10 इंटू 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, इंटू में 1/2 है, ठीक है। इस 10 से 10 को काटा, ये कितना 5 दूनी 10 काटा, 2 से 2 कटा, 1/2 है, 1/2 को क्या 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 न्यूटन इसका आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक फोर्स को कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों वेलोसिटी कर सकती है मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट, ठीक है, चार्ज कर सकता है, फील्ड कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मास नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अब इसको आपको बस मेमोराइज करना है फार्मूला को, और सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।